हेलो दोस्तों, आप सबको वेलकम है आज के इस न्यू लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम एमडीकेट फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर से लेकर अगले 4-5 चैप्टर्स में हम एक टॉपिक का नाम सुनेंगे जो कि है चार्ज। आज हम चार्ज के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देखें, ये है कद्दू सिंह। इसकी चंद प्रॉपर्टीज है, उनमें से पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसका शक्ल बैंगन जैसा है, इसका बैंगन जैसा शक्ल है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, हाँ ना, बैंगन जैसा शक्ल है इसकी। तो इसका ये प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी का इस पर कुछ इफेक्ट है। वो इफेक्ट क्या है? लोग दूर दूर इससे भागते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? बैंगन जैसी शक्ल इज द प्रॉपर्टी ऑफ कद्दू सिंह ड्यू टू विच पीपल रन अवे फ्रॉम हिम। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है? लो सेंसिटिव। ये बड़ा ही लो सेंसिटिव किस्म का इंसान है, बिल्कुल लो सेंसिटिव। कोई आगे इसे यहाँ पर थप्पड़ मार दे तो ये कहेगा हे, कोई आगे इसको लात मारे हे, तो ये बिल्कुल भी किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसकी एक और भी प्रॉपर्टी है, ये एकदम काला है, काला, बिल्कुल ही काला है, जिसकी वजह से लोग इससे दूर भागते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। फिर उसका कुछ इफेक्ट भी है। अब इसकी एक और भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास। मास क्या है? इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब इसको देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है और इसका इफेक्ट क्या है। तो मास क्या है? एक तो इसकी डिफिनीशन है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी में मैटर की क्वांटिटी को मास कहते हैं। इसके अलावा और भी प्रॉपर डिफिनीशन है इसकी। वो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। मास बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स या प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। यानी मास भी एक प्रॉपर्टी, जिसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है। इसके बाद मास की एक और डिफिनेशन भी हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स में। मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह मास एनर्जी, मास भी एक एनर्जी है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि एक बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है, फिर उस प्रॉपर्टी का एक इफेक्ट होता है। अब चार्ज किसे कहते हैं? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से, जिसका इफेक्ट ये है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसका इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम इफेक्ट्स ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है और ईएमएफ को भी प्रोड्यूस करता है। ये तीनों क्या चीजें, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना यह पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेट में वो कौन सी चीज प्रोड्यूस करेगा। आपको रेस्ट का पता होगा, रेस्ट किसे कहते हैं। इसके अलावा मोशन का भी पता होगा। मोशन टू टाइप्स की, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन। तो चार्ज अब कौन से स्टेट में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, अब हम ये देखेंगे। तो चार्ज जब रेस्ट में हो, चार्ज जब रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी अब प्रोड्यूस होगी, लेकिन ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके बाद चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करे, चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे, तो अब तीनों आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में ईएम वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहां देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के पास रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। यानी चाहे चार्ज जो किस भी स्टेट में हो, रेस्ट में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कब होगी? सिर्फ और सिर्फ मोशन में। अगर मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है या एक्सेलरेटेड मोशन, मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ
हमेशा रहेगी मोशन में, रेस्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के साथ नहीं होती। इसके बाद ईएम वेव, ईएम वेव तब ही होगी जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज है। चार्ज एट रेस्ट हैव हाउ मेनी फील्ड्स? चार्ज के पास रेस्ट में कितनी फील्ड्स होती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या मार्क करेंगे? ए। क्यों? चार्ज रेस्ट पर है तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड तो मोशन में होती है, रेस्ट में तो नहीं होती, तो सिर्फ और सिर्फ एक होगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। चार्ज हमेशा मास के साथ आते हैं। तो चार्ज जब रेस्ट पर होगा, इसका क्या मतलब? चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है। चार्ज जिस बॉडी के साथ है, जिस मास के साथ है, वो मास रेस्ट पर है। तो अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ जो मास है, वो मास ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। चार्ज ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता। चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है। चार्ज की वजह से तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मास एक दूसरी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करेगा। तो जब आपसे पूछे कि चार्ज एट रेस्ट हाउ मेनी फील्ड्स, तो वो 2 फील्ड्स होंगी। 2 क्यों? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। रेस्ट में चार्ज के पास 2 फील्ड्स होती है, एक इलेक्ट्रिक, दूसरा ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फील्ड चाहे रेस्ट में हो चार्ज या मोशन में हो चार्ज, उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो मोशन या एक्सेलरेटेड, तीनों स्टेट में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट हो। चार्ज मोशन में आ गया तो मोशन में चार्ज के पास कितनी फील्ड्स होगी? तो गिन ले, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा ईएम वेव, चौथा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कितने हो गए? 4 फील्ड, यानी डी नंबर ऑप्शन। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा ग्रेविटेशनल फील्ड। ईएम वेव तो कोई फील्ड नहीं है। ईएम वेव इज अ वेव। ईएम वेव तो एक वेव है, कोई फील्ड नहीं है। फील्ड तो सिर्फ और सिर्फ 3 है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मोशन में हमारे पास 3 फील्ड होंगे। वो मोशन चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो या एक्सेलरेटेड के साथ। तो मोशन में 3 टाइप ऑफ फील्ड होगी। रेस्ट में 2 फील्ड, मोशन में 3 फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड हमने पहले से इस टेबल में मेंशन क्यों नहीं किए? वो इसलिए क्योंकि हम पढ़ रहे इफेक्ट्स ऑफ चार्ज के इफेक्ट। तो चार्ज के इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड चार्ज का इफेक्ट नहीं, वो मास का इफेक्ट है। लेकिन इस एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को भी कंसीडर करना होगा, इसलिए हमने उसको अलग मेंशन किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ डज अ बॉडी अटेन चार्ज। एक बॉडी पर कैसे चार्ज अपेयर होगा, उस पर चार्ज कैसे पैदा होगा। तो इसके लिए आप एक मिसाल लीजिए। आपकी नजर में एक इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इंसान के अंदर उसकी अच्छाइयाँ बहुत ज्यादा है और उसकी बुराइयां बहुत कम है, यानी उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयों से ज्यादा है, तो इसलिए हम उसे अच्छा कहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा हो। वो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता, मतलब उसकी अच्छाइयाँ बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम उसे अच्छा कहेंगे। लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी। एक इंसान है, उसमें 5 बुराइयां है और 4 अच्छाइयां है, तो ये कैसे होगा? ये बुरा इंसान होगा। क्यों? इसकी बुराइयां इसकी अच्छाइयों से ज्यादा है। एक दूसरा इंसान है, उसमें 5 अच्छाइयां है और 4 बुराइयां है, तो ये कैसे होगा? ये अच्छा इंसान होगा। क्यों? क्योंकि इसकी अच्छाइयां इसकी बुराइयों से ज्यादा है। इस तरह मेरे पास एक एटम है, इसके पास भी अच्छाइयां है, वो प्रोटॉन की फॉर्म में है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एटम की अच्छाइयां है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये एटम की बुराइयां है। तो मेरे पास जो एटम है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस पर बराबर है। तो अब इस पर नेट चार्ज कितना होगा? तो इस पर नेट चार्ज 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही
नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर नेट कोई चार्ज अपीयर नहीं करेगा और ऐसी किस्म की बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। अब अगर इस एटम में मैं कुछ इलेक्ट्रॉन डालूं, इस एटम में मैं कुछ इलेक्ट्रॉन डालता हूं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन डाले, लेकिन प्रोटॉन तो वही सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और डालिए तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन वही के वही 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए। अब इस पर नेट चार्ज कौन सा पेयर होगा, अब इस पर चार्ज नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक एटम को नेगेटिव हम सिर्फ एक ही तरीके से चार्ज कर सकते हैं, वो है इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप यहाँ पर पूछेंगे सर हम तो ऐसे भी कर सकते, इससे प्रोटॉन कम कर दो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन कम कर दो तो 1 प्रोटॉन रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे, फिर भी इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल गलत, ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते, प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में होते और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते। एक रीजन तो ये होगा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आपको सरफेस पर मिल जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे। दूसरा रीजन ये है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स 1837 गुना ज्यादा है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 1000 गुना भी नहीं, 1837 गुना ज्यादा है। आपको अगर कोई कहे एक 10 केजी का आदमी है, दूसरा 50 केजी का आदमी है, इन दोनों में से आपकी मर्जी, जिसको लाते हो एक को ले आओ, तो आप किस को लाओगे, यही 10 केजी वाले, क्यों, ये हल्का है, इसी तरह या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आप किसको लाओगे, इलेक्ट्रॉन में, क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन ये है कि ये इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्सेस ने इसको पकड़ा हुआ है, प्रोटॉन्स को न्यूक्लियर फोर्सेस ने पकड़ा हुआ है, बाहर कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन प्रोटॉन टू प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स है जो इसको बाउंडेड रखती है। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता, उसके 3 रीजन है। एक, प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, दूसरा प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, तीसरा प्रोटॉन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जिसकी वजह से वो बाउंडेड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप मुझे ये बताएं, ये एक एटम था मेरे पास, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, जब इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए तो इसका मास इंक्रीज होगा या नहीं होगा। इसका पहले से मास है m0, इसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब इसका मास इंक्रीज होगा या नहीं। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, अगर हम इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी डालें तो मास में तो चेंज नहीं होगा। तो आपकी बात सही है, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे बहुत कम इंक्रीज तो इसके मास में आएगा ना, इसका मास थोड़ा तो इंक्रीज करेगा ना। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे यानी नेगेटिव चार्ज किसी एटम पर डेवलप करेंगे तो उसमें तो उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मास क्या होगा, मैं m1 से डिनोट करूं, वो बढ़ जाएगा m0 से। तो एक एटम को नेगेटिव चार्ज करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा, दूसरा उसका मास भी बढ़ेगा। अब यही एटम है, इससे हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, लेकिन प्रोटॉन नंबर वही सेम है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सीड कर गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। अब इस पर नेट कौन सा चार्ज होगा, तो चूंकि इस पर प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर नेट कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसका मास इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज, तो हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले हैं क्या मतलब, इससे कुछ मास भी निकाला होगा, तो इसका मास कम हो जाएगा।
तो इसका मास में m2 से डिनोट करता हूँ। m2 m0 से कम होगा और m0 m1 से कम है, यानी जब हम एटम को नेगेटिव चार्ज करते उसका मास इंक्रीज करेगा और अगर उसको पॉजिटिव चार्ज करेंगे उसका मास डिक्रीज करेगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे पास कितनी टाइप ऑफ चार्जेस हो गई, तो आप बोलोगे सर 3 टाइप ऑफ चार्जेस हो गई, एक पॉजिटिव, दूसरा जीरो चार्ज या न्यूट्रल चार्ज, तीसरा नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि चार्ज के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप से, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। जीरो चार्ज या न्यूट्रल चार्ज कोई चार्ज नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसलिए इसका चार्ज जीरो होता है। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज की सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप से, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ चार्ज देखते हैं कि चार्ज की कितनी टाइप है। तो वही चार्ज की 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो चार्ज क्रिएट होगा उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाए, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए, तब उस चार्ज को जो इस्टेब्लिश होगा उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। न्यूट्रल या जीरो कोई चार्ज ही नहीं होता। इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस पर कितना चार्ज है और कौन से नेचर का चार्ज है, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 into 10 power minus 31 kg। इस पर जो चार्ज है वो है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। इस 1.6 in 10 power minus 19 कूलम चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम है। और इस चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू को का सिंबल है, उसकी वैल्यू को हम E से डिनोट करते हैं। तो इस पर 1E चार्ज है। 1E चार्ज मतलब इनर चार्ज है। अब इस चार्ज का नेचर मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव है। इसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास 1.26 into 10 power minus 27 kg। इस पर जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल वैल्यू वाइज बराबर है, लेकिन फर्क उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचर का है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम है। अब ये वही 1E के बराबर है, फर्क सिर्फ ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। इसके बाद न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का मास 1.6742 into 10 power minus 27 kg। इस पर कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। नाउ अब हम चार्ज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं। और एक डेराइव क्वांटिटी की। डेराइव क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके ये हमें मिलता है। अगर हम करंट के फार्मूले को देखें, करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम, तो इससे चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। तो करंट क्या है? बेस क्वांटिटी। टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी। तो दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है, इसलिए चार्ज एक डिराइव क्वांटिटी है। इसके बाद चार्ज की यूनिट्स पढ़नी है। तो चार्ज दो सिस्टम में हमें इसकी यूनिट्स पढ़नी है, एक एसआई सिस्टम में, दूसरा सीजीएस में। तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है कूलम, जो कि एक साइंटिस्ट के नेम से डिराइव हुआ है, अगस्टिन डी कूलम। सीजीएस में जो इसके यूनिट है वो रेस्ट में और मोशन में मुख्तलिफ है। रेस्ट में एक यूनिट है, मोशन में दूसरा यूनिट है। तो रेस्ट में जो यूनिट है वो है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो दूसरा नाम स्टेट कूलम भी है, ESU, फ्रैंकलिन, स्टेट कूलम, ये तीनों एक ही है। और ये चार्ज के सीजीएस यूनिट भी, सीजीएस यूनिट है वो भी रेस्ट में। 1 कूलम में हमारे पास 3 into 10 power 9 ESU होते हैं। इसके बाद चार्ज का सीजीएस यूनिट, लेकिन मोशन में वो कौन है? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU रेस्ट में सीजीएस यूनिट है, EMU मोशन में सीजीएस यूनिट है।
अब 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। एक कूलम 1/10 EMU के बराबर है। अब आप यहाँ पर देखें ये ESU और कूलम में कौन सा बड़ा होगा, ESU बड़ा होगा या कूलम। तो आपने पढ़ा होगा NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। N क्या है, नंबर, ये ESU वैल्यू यूनिट है तो ये U से मैं रिप्रेजेंट कर दी, बाकी ये वैल्यू है, नंबर है, तो ये N नंबर, U यूनिट है। तो NU का प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर 3 × 10⁹ से 1 की वैल्यू छोटी है। 1 की वैल्यू क्या है, इस 3 × 10⁹ से छोटी है। जब ये 1 की वैल्यू कम है तो ये कूलम की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये कूलम की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 कूलम इज इक्वल टू कांस्टेंट होना है, नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट, उसकी जो आंसर आएगी वो कांस्टेंट होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय कूलम, इसका आंसर कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है 3 × 10⁹ से कम है तो C बढ़ जाएगा। इस साइड पर अब आप देख ले तो 3 × 10⁹ 1 से ज्यादा है। जब ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो ESU छोटा हो जाएगा। मतलब ये है कि जो नंबर होता है और यूनिट होता है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब नंबर बढ़ता है तो यूनिट छोटा होता है। यहाँ पर 1 छोटा है तो कूलम बड़ा यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 10⁹ बड़ी वैल्यू है तो ESU छोटा यूनिट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/10 है। 1/10 1 से भी कम है तो ये 1 यहाँ पर बड़ी वैल्यू है। जब 1 बड़ी वैल्यू है कूलम छोटा यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर 1/10 छोटी वैल्यू है, 1/10 इस 1 से छोटी वैल्यू है तो ये EMU बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। तो यहाँ पर EMU कूलम से बड़ा यूनिट है। इस सब का मतलब यही हुआ कि नंबर और यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब नंबर बढ़ता है तो यूनिट छोटा, ESU छोटा है कूलम से, EMU बड़ा है कूलम से। अब इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारे पास ESU है। ESU चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट है फेरेडे। फेरेडे नॉट फराड, फराड कैपेसिटेंस का यूनिट है, फेरेडे चार्ज का यूनिट है। 1 फेरेडे में 96,500 कूलम होते हैं। अब हम ऑर्डर देखते हैं कि कौन सा यूनिट कितना बड़ा है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट है फेरेडे, उसके बाद है EMU, उसके बाद है कूलम, उसके बाद ESU। फेरेडे लार्जेस्ट यूनिट है, ESU स्मॉलेस्ट यूनिट है, कूलम इसका SI यूनिट है और ये EMU है, इसको प्रैक्टिकल यूनिट भी कहते हैं। अब इसका यूनिट कंप्लीट हुआ। यूनिट के बाद है इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन वो फॉर्मूला आप अगर देख ले Q इक्वल टू IT यानी चार्ज करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये रहा इसका डायमेंशन। अब से एक सवाल है, ये इसका डायमेंशन हुआ या इसका डायमेंशनल फार्मूला। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशन तो इसकी 1 और 1 है। डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में फर्क है। डायमेंशन हमें यह बताता है कि फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार एक बेस क्वांटिटी यूज हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें I का पावर 1 है, इसका क्या मतलब कि इस डिराइव क्वांटिटी चार्ज जो कि डिराइव क्वांटिटी है, इसमें करंट जो कि बेस क्वांटिटी है एक बार यूज हुई। इस T पर भी 1 है। इसका क्या मतलब, चार्ज जो कि डिराइव क्वांटिटी है, इसमें टाइम जो कि बेस क्वांटिटी है एक बार यूज हुआ है। तो इसका डायमेंशन 1 है। इसका डायमेंशन 1 है, यानी एक बार करंट यूज हुआ है, एक बार टाइम यूज हुआ है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है, डायमेंशन ये, डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ डायरेक्ट याद करनी है कि चार्ज को हम इलेक्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं और इसको डिटेक्ट गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप से करते हैं। डिटेक्ट मतलब उसकी प्रेजेंस को देखते हैं कि चार्ज एक बॉडी पर है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और इससे कंपेयर भी करते हैं। दो बॉडी की चार्ज को इससे कंपेयर भी किया जाता है। लेकिन अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी, इससे तो सिर्फ कंपेयर हो जाएगा, इतना पता लग जाएगा कि इस बॉडी की दूसरी बॉडी से चार्ज ज्यादा है या कम है। लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहे तो इसके लिए इलेक्ट्रोमीटर यूज होगा। बाकी इलेक्ट्रोमीटर क्या है, गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ये नहीं पढ़ना, सिर्फ डायरेक्ट ये 2 लाइन याद करनी। अब हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ न्यूट्रल बॉडी कैन नेगेटिवली बी चार्ज बाय
एक न्यूट्रल बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज कैसे करें। तो पहला ऑप्शन है रिमूविंग सम प्रोटॉन, उससे कुछ प्रोटॉन निकाल लीजिए। जब प्रोटॉन निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, प्रोटॉन का कम, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल आपका भी यही आंसर है, कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन ये गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर तो होता नहीं है। एक बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा के, प्रोटॉन का तो ट्रांसफर नहीं होता। दूसरा ऑप्शन क्या है? गिविंग सम प्रोटॉन, ये भी गलत है क्योंकि इन दोनों में प्रोटॉन का ट्रांसफर करवाया जा रहा है जो कि नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है गिविंग सम इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे। जो न्यूट्रल बॉडी है उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझ आएगी आपको? आपने कभी भी डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन मार्क नहीं करना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन को आई कैचर बोलते हैं, वो आपको गलत करवाने के लिए ही बना होता है, मोस्टली वो गलत होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू से, अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन बी मेड न्यूट्रल बाय। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसे न्यूट्रल करना है, यानी उसका पॉजिटिव चार्ज कम करना है। तो पहला ऑप्शन है रिमूविंग सम प्रोटॉन, कुछ प्रोटॉन, वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, उससे कुछ प्रोटॉन निकाल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। तो करेक्ट वन इज ये ए करेक्ट है। बिल्कुल ए करेक्ट है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। दूसरे ऑप्शन में भी प्रोटॉन का ट्रांसफर करवाए जा रहे जो कि नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव है, अब उससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो तो और भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी गलत है। इसके बाद है गिविंग सम इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन देंगे उसकी पॉजिटिविटी कम होगी, वो नेगेटिव बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज गिविंग सम इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू से, ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग देन बॉडी इज, एक बॉडी है उसको हम चार्ज कर रहे हैं और उसका मास ज्यादा हो गया, तो ये किस तरह का चार्जिंग हो रहा है? ये बॉडी किस तरह की चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, रिमेन न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। एक बॉडी है उसका मास बढ़ गया तो वो किस तरह से चार्ज हुई होगी? तो मास कब ज्यादा हो? जब उसमें कुछ ऐड किया जाए। ऐड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन, प्रोटॉन तो हो नहीं सकते, ऐड इलेक्ट्रॉन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वो बॉडी पर कौन सा चार्ज अपीयर होगा? नेगेटिव चार्ज। तो करेक्ट आंसर नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज इट हैज, एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है? इसने गेन प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को गेन किया है, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के लिए क्या होगा? उसने पॉजिटिव प्रोटॉन गेन किया होगा, प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा तो उस पर पॉजिटिव आ चुका होगा। लेकिन ये वही गलत है, वही बात है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। ये दोनों ऑप्शन कट गए, रह गए दो ऑप्शन, गेन इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा और वो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज डी नंबर, लॉस इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब ही वो पॉजिटिव बन पाएगा। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है।